My dear students, today we will read out the remaining part of our second chapter of history, and the chapter name is New Kings and the Kingdoms. So let's begin. Okay students, तो चैप्टर नेम इज़ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो इससे पहले हम इस चैप्टर में जो हमारा पहले का पार्ट था, हमारी जो फर्स्ट वीडियो आई थी इस चैप्टर की, उसमें हमने ये पढ़ा कि आफ्टर द 7th सेंचुरी के बाद और 12th सेंचुरी के बीच में कितनी सारी जो डायनेस्टीज़ हुई, कितने सारे साम्राज्य हुए और उन्होंने कैसे अपना विस्तार किया। इसमें हमने अब तक पढ़ा जो 7th सेंचुरी के बाद जो 3 मेन पावर्स थी वो कौन कौन सी थी। वो थी जहमन्स, एंड उसके अलावा जो 3 मेन पावर्स थी उनमें आते राष्ट्रकूट, चोल और गुज्जर प्रतिहार। और उसके अलावा चहमंस जो आज के टाइम पे चौहान के नाम से जानते हैं। पर ये जो अदर जो ट्री पार्टी थी, ये जो ट्राई पार्टी थी, इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। किसके ऊपर? जो कन्नौज एक सिटी थी उसके ऊपर। उसके अलावा चहमंस में एक बहुत ही फेमस किंग थे उस टाइम के, जिसे पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं, जिसका महमूद गजनी से, जो अफ़गानिस्तान के जो सुल्तान थे, गजनी के सुल्तान थे, वो उससे काफ़ी बार फाइट हुई थी। उन्होंने कई बार फाइट की थी उसके साथ। पर जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थे, उसके साथ फर्स्ट युद्ध हुआ था उसका 1191 में, और 1192 में उसने फिर से आक्रमण किया था चहमंस के ऊपर, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो हार जाते हैं और मारे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कई सारे कर उस टाइम पे चल रहे थे, जिसमें से जो मेन जो कर था वो था वेट्टी, जिसमें वो जानबूझ के वो क्या लेते थे, फोर्स्ड लेबर के रूप में वो टैक्स लिया जाता था। उसके अलावा था कादम्बई, जो एक लैंड लैंड रेवेन्यू था। ठीक है। प्रशस्ति, उसके बाद आपने पढ़ा कि जो पहले के जो किंग होते थे वो क्या करते थे, जो प्रशस्ति अपने के नाम से लिखवाते थे कि वो उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, कहाँ कहाँ उन्होंने जीत हासिल किए। प्रशस्ति में मतलब वो लिटरली ट्रू नहीं होता था, वर्ड बाय वर्ड वो ट्रूथ नहीं होता था उसमें, बट उसमें वो होता था जो रूलर्स से अपने आप को डेपिक्ट करना चाहते थे, जो वो शो करना चाहते थे, लाइक वो विक्टोरियस हों, वो काफ़ी बहुत बड़े जो हैं वॉरियर्स है। और इससे पहले हमने पढ़ा नागभट्ट की ये जो प्रशस्ति, जिसमें उसने बताया कि जो किंग के जो आंध्र के किंग थे, सिंध के जो किंग थे, या फिर जो विदर्भ के जो किंग थे, वो बहुत ही जल्दी उनसे वो हार जाते हैं। तो इस टाइप की एक प्रशस्ति हमें मिलती है। और ये जो प्रशस्ति जो किंग्स ये लिखवाया करते थे ब्राह्मण से, और उनको उसके बदले में वो क्या देते थे, ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी कि भूदान। और उसका जो भी सारा रिकॉर्ड होता था वो किस पे मेंटेन होता था, ताम्र पत्र पे, यानी ये कॉपर प्लेट्स जो आपको पिक्चर में यहाँ दिखाई जा रही है। जो लैंड ब्राह्मण्स को उनको वो दी जाती थी, तो उसमें वो लोग कई टाइप्स के जो कर वो इम्पोज कर सकते थे, या फिर पहले से जो भी कर चल रहे हैं उससे वो रेवेन्यू वो कमा सकते थे। उसके अलावा वॉरफेयर फॉर वेल्थ, फिर क्या था, युद्ध के लिए एक दूसरे की ज़मीन को हथियाने के लिए भी काफ़ी सारे युद्ध हुए। इससे पहले जैसा कि आपने पढ़ा कि भी जो पहले के जो किंग्स थे वो उनके पास अपना एरिया होता था, उसके अलावा फिर भी वो जो दूसरे का एरिया था उस पर अटैक करते थे। वो किस लिए? ताकि वो अपनी पावर इंक्रीज कर सकें। उनमें से जो मेन जो लड़ाई हुई थी अब तक कन्नौज के लिए हुई थी, जिसमें ट्री पार्टाइट स्ट्रगल जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें ये ट्री पार्टाइट हैं राष्ट्रकूटाज, पालाज एंड गुज्जर प्रतिहार्स। ठीक है। और उसके अलावा सुल्तान जो महमूद गजनी है, वो जो अफ़गानिस्तान का सुल्तान था, उसने भी काफ़ी बार जो है सब कॉन्टिनेंट उस पर आक्रमण किया था। जो सोमनाथ के मंदिर वगैरह थे उसको उन्होंने लूटपाट की थी। ठीक है। और ये सब जो है हम हमारी पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। बस इसका एक जो ब्रीफ मैं आपको रिकैप दे रही थी कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद हम पढ़ रहे जो चोल जो डायनेस्टीज़ थी, चोलाज जो एक डायनेस्टी थी, उसने कैसे कैसे ग्रो किया, उसके बारे में हम आज वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम रीड करेंगे। चोलास की जो डायनेस्टी है उसका एक क्लोजर लुक आप ले लीजिए कि ये जो रेड का जो है एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, जिस पे यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में चोलाज लिखा हुआ है। ये सारा एरिया किसके अंडर था? चोल साम्राज्य के अंदर आता था, जिसमें आता है गंगावड़ी, बनवासी, मदुरई, थंजावुर, पांड्याज, उरैयूर, गंगई कौंचलपुरम। ठीक है। कांची, वेंगी, ये साउथ कलिंगा, ये सब जो सारा एरिया था उस टाइम किसके अंडर था? चोलाज के अंडर था। ये चोल के जो शासक थे उन्होंने इसको जीत लिया था। तो ये जो चोल साम्राज्य था उसने अपनी ताकत को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कैसे किया? जो कावेरी डेल्टा पे एक टाइम पे क्या था, मुटैयर जो एक परिवार था उसका क्या था वहाँ पे कंट्रोल था।
ठीक है। पर ये जो मुटरैयर जो ये परिवार था ये किसके सामंत थे, किसके सबॉर्डिनेट थे? पल्लव किंग के, जो कांचीपुरम के उसके सामंत थे या सबॉर्डिनेट थे। पर ये जो विजाल्या के जो किंग थे, चीफ फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम उदयपुर, जो विजाल्या का एक परिवार था, उन्होंने मुटरायर जो फैमिली का ये जो शासन चला रहे थे उसके ऊपर हमला करके उनसे ये जो एरिया था, जो रायपुर का जो एरिया था वो उनसे छीन लिया। ठीक है। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटायरू इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी के टाइम पे जो ये विजाल्या थे उन्होंने मुटायरू से जो उदयपुर का जो एरिया है वो उनसे छीन लिया। और उन्होंने वहाँ पे फिर क्या बनाया, थंजावुर जो था, थंजावुर में उन्होंने एक शहर वहाँ बसाया। उसके अलावा एक जो टेम्पल था, एक देवी का निशंभु सुदिनी का एक टेम्पल उन्होंने वहाँ पे बनवाया। विजाल्या की जो सक्सेस थी वो इंक्रीज़ होती गई। उन्होंने आसपास के जो क्षेत्र थे उन्होंने वहाँ पे हमला करके अपने साम्राज्य में मिला लिए। उसके अलावा पांड्यन, पल्लव वगैरह ये जो साम्राज्य थे साउथ के और नॉर्थ के, ये सभी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिए। जो राजाराज फर्स्ट था वो क्या था, मोस्ट पावरफुल रूलर था चोल का, जो 985 में वहाँ का किंग बना था। एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उसने जो अपना जो चोल का जो पूरा जो साम्राज्य था उसने उसको यूनाइट भी किया, उसको फिर से उसका प्रशासन को कंट्रोल में लाया। जो राजाराज फर्स्ट का जो सन था राजेंद्र फर्स्ट, उसने भी अपने पिता की सारी पॉलिसीज़ को अपनाया और गंगा वैली पर उसने आक्रमण के, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, उसने अपना जो समुद्री जो एक्सपीडिशंस है, उस समुद्री सेना जो है उसने वहाँ पे अपनी इंक्रीज़ कर ली। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज कल्चर। ब्रोंज कल्चर में जो कांस्य की जो मूर्तियाँ होती थी, उसके अलावा जो टेम्पल्स थे चोल साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा वो क्या हुए, विकसित हुए। थंजावुर में और गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड इसका मेन नाम है, उसके बाद इसने लिखा है चोलपुरम थंजावुर। और गंगईकोंड चोलपुरम जो है ये जो टेम्पल्स है ये वहाँ पे किसने बनवाए थे, राजाराज ने, और उसके जो पुत्र था राजेंद्र फर्स्ट उसका सन था, उसने ये यहाँ पे ये बनवाए थे। ये बहुत ही अच्छी खासी जो है स्कल्पचर हैं। चोल टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम। उसके अलावा जो चोल जो टेम्पल थे वो बहुत अच्छी तरह से वो बनाए गए थे। दीज वर सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब क्राफ्ट का एक अच्छा खासा एक ये नमूना है आर्ट का। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद द लैंड एंड द रूलर्स। तो ये टेम्पल्स जहाँ पे बने हुए थे, जो ये ब्राह्मणों को जो भूमि दान में देते थे, ये वहाँ पे ये टेम्पल्स ये बनाए जाते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, ये जो एक ये आपको टेम्पल ये दिखाई दे रहा है, द टेम्पल ऑफ गंगईकोंड चोलपुरम। नोटिस द वे आप, ये एक गंगईकोंड चोलपुरम का ये एक टेम्पल है जो ये यहाँ की जो आसपास की जो भूमि उसकी देखभाल ब्राह्मण करते थे। इनटू दी मेंटरिंग, जो इसकी जो भूमि उसका जितना भी रेवेन्यू होता था वहाँ पे जो इसी मंदिर कर वहाँ पे काम करने वाले जो प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, कुक हैं, स्वीपर जो इस मंदिर की देखभाल करते थे उसके अंदर ही वो सारा पैसा वो लगता था। इन अदर वर्ड्स टेम्पल वर नॉट, दूसरी भाषा में जो टेम्पल जो थे, मंदिर थे, वो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, पूरी एक संस्कृति का विकास वो लोग वहाँ पे करते थे। अच्छे खासे नर्तकियाँ, मतलब जैसे जो ओल्ड जो ट्रेडिशनल जो डांसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे परफॉर्म होते थे। ठीक है। सो अमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ, उसके अलावा जो ब्रोंज की जो मूर्तियाँ थी वो चोल साम्राज्य की पहचान थी। ये जो आपको इमेज में दिखाई जा रही है ये चोल साम्राज्य के टाइम पे ये बनाई हुई एक मूर्ति है, या तो ये किसी भक्त की भी ये मूर्तियाँ बनाते थे। उसके अलावा जो मेन जो कांसे की जो ये मूर्तियाँ चोल साम्राज्य के टाइम पे बनती थी, जो एक कला का एक बेहतरीन नमूना है, तो वो किसकी बनती थी, देवी देवताओं की वो लोग मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है। सो एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, सो मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ चोल वर मेड पॉसिबल न्यू डेवलपमेंट। ये जो कई जो अचीवमेंट जो चोल साम्राज्य जैसे जैसे इंक्रीज हुआ उसका एक रीज़न था एग्रीकल्चर में, जैसे उनकी इम्प्रूवमेंट हुई उसकी वजह से। जो रिवर कावेरी है उसने बहुत सारे जो उसके चैनल्स है वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में बन गए थे। दीज चैनल्स ओवरफ्लो, इन जो चैनल्स थे जो अमूमन ओवरफ्लो करते थे, जो उपजाऊ मिट्टी अपने किनारों पर लेके आते थे, और उन्हीं चैनल्स जो क्या होता था, जो एग्रीकल्चर की भूमि उसको मॉइस्चर मिलता था और जो राइस की पैदावार वहाँ पे पॉसिबल हो पाती थी। ऑल द एग्रीकल्चर डेवलप, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है तमिलनाडु के काफ़ी सारे एरियाज में भी डेवलप हो गया था। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी के आसपास के टाइम दैट दिस एरिया वॉज ओपन फॉर अ लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए वो एरिया यूज होता था।
फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम, कुछ एरियाज़ में फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। लैंड हैड टू बी लेवल्ड अप, काफ़ी मतलब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के तमिलनाडु में जो जो किया गया यहाँ उसकी बात यहाँ पे हो रही है। काफ़ी सारा कल्टीवेशन वहाँ पे किया गया, लैंड को लेवल किया गया, जो डेल्टा रीजन था वहाँ पे फ्लडिंग के लिए, कैनल के लिए, बाढ़ से बचने के लिए कंस्ट्रक्शन किया गया। ये जो आपको ये जो स्कल्पचर आपको दिखाया जा रहा था, ये था अचोल ब्रोंज स्कल्पचर। नोटिस हाउ केयरफुल इट इज़ डेकोरेटेड, ये आपको ये दिखा रहा है कितने अच्छे से ये डेकोरेट किया गया है। उसके अलावा जो इरिगेशन के लिए बहुत जो ओल्ड टेक्निक्स थी, जो न्यू टेक्निक्स थी, वो भी अपनाई जा रही, जो आर्टिफिशियल इरिगेशन की टेक्निक्स अपनाई जा रही थी, ठीक है। इन सम एरियाज वेल्स वर डग्स, काफ़ी सारे एरियाज़ में जो कुओं की खुदाई होती थी या जो रेन वाटर जो कलेक्ट करते थे वहाँ पे लोग। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स, जो इरिगेशन का जो काम था उसके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लेबर और रिसोर्सेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती थी, और इसका वो लोग अच्छे से यूज़ करते थे। जब मोस्ट ऑफ जो जितने भी जो नए शासक हुए वो चोल साम्राज्य के, एज वेल उसके अलावा जो गाँव के जो लोग थे उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, वो इंक्लूड हुए इस तरह की एक्टिविटी, उन्होंने इंटरेस्ट लिया, जिससे कि जो एग्रीकल्चर का जो उस टाइम पे जो इरिगेशन का एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो पाया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो चोल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था उस एम्पायर का, उन्होंने कैसे किया? सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नोन एज, जो उस टाइम के जो पीजेंट्स थे उनको वो किस नाम से बोलते थे? यू आर मीन्स तोर के नाम से वो लोग जाने जाते थे। बिकेम प्रोस्पेरस विद स्प्रेड ऑफ, तो जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी इंप्रूव हुई है, एग्रीकल्चर में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई, तो अच्छी खासी फसल होने लगी, और तो जो वो किसान थे वो अच्छे प्रोस्पेरस हो गए, धनी हो गए। ग्रुप्स ऑफ सचली विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, ठीक है। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस, तो ये जो विलेज काउंसिल थी, एक गांव की जो सभा थी, ठीक है, वो ये काम करते थे कि जो कैसे न्याय किया जाए, कैसे जो टैक्स है ज़मीन से इकट्ठा किया जाए। जो अमीर जो पीजेंट्स होते थे, वेलेला कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल, जो चोल गवर्नमेंट होती थी उनके अंडर वो काम करते थे। जो नाडू के जो मामले होते थे, यानी जो सभा होती थी उसके मामले किसके अंडर वो कंसिडर किए जाते थे, सुपरविजन किसके अंडर होता था? सेंट्रल चोल गवर्नमेंट के अंदर। चोल जो किंग थे गिव सम रिच लैंड ओनर टाइटल, जो रिच जो लैंड ओनर होते थे, जो चोल किंग उनको क्या नाम दिया करते थे? A Velen or peasant serving three kings, मूवेंदवेलन नाम उसका रखते थे, एज मार्कर्स ऑफ उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो उस टाइम पे जो लैंड होती थी चोल के टाइम पे, तो वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड थी? एक थी वेलन वेगी, तो ये जो तमिल भाषा में ये वर्डिंग है यूज़ की गई है सारी। वेलन वेगी वो भूमि होती थी जो नॉन ब्राह्मण जो फार्मर्स होते थे उनको दी जाती थी। ब्राह्मिद्य होती थी जो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी जाती थी। उसके बाद होती है शल्यभोगा, शाला भोग होती थी जो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी। उसके बाद देवदान, जो देवताओं के लिए टेम्पल्स के लिए दान में दी जाती थी। उसके बाद पल्ली चंदनम, ठीक है, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन समुदाय को जो भूमि दी जाती थी। तो ये कुछ कैटेगरी हैं भूमि की। हमने ये देखा जो ब्राह्मण ऑफन रिसीव्ड लैंड, उनको ब्राह्मण्य के लिए जो कुछ भूमि उनको दान में दी जाती थी। इस वजह से क्या हुआ, जो कावेरी जो वैली थी उसके आसपास से साउथ ईस्ट एरिया में एक ब्राह्मण समाज की जो काफ़ी सारे इंक्रीमेंट हुआ वहाँ पे, ठीक है। बाय एन असेंबली ईच ब्राह्मण्य वॉज लुकड आफ्टर, जो भी ब्राह्मण्य होते थे, यानी जो भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसकी देखभाल कौन करते थे? प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर उसकी देखभाल करते थे। दीज असेंबलीज, ये असेंबलीज अपना काम बहुत अच्छी तरह करती थी। दीज डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख होते थे उनके ऊपर ये डिसीजंस क्या किसको दान में गया, कैसे कौन देखभाल कर रहा है। स्टोन्स की टेम्पल्स की दीवारों की बहुत अच्छी देखभाल ये सभा करती थी। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर ऑल्सो नोन एज नगरम ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। उसके अलावा जो नगरम जो थी एक व्यापारियों का एक संघ था, वो भी मंदिरों की और टाउन्स की ये देखभाल करती थी। तो इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उट्रामेरूर एंड चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट, यानी तमिलनाडु पे जो अभिलेख हमें मिले, प्रोवाइड डिटेल्स किस तरह से जो ये सभा काम करती थी, उसमें हमें यही डिटेल मिली है। द सभा जो थी ये इरिगेशन का काम भी देखती थी, गार्डन्स का भी, टेम्पल्स का भी। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑन द पाम लीफ के ऊपर इनके जो नाम थी, ये जितने मेंबर्स होते थे इस सभा के उनके नाम लिख दिए जाते थे। दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थनवेयर पोट, एक घड़े के अंदर इन टिकट्स में घड़े से के अंदर यानी एक बर्तन के अंदर जो ये टिकट में उनके नाम लिख के छोड़ दिए जाते थे, और एक छोटा बच्चा जो उसके अंदर थे वो एक टिकट
निकालता था और एक एक करके उस कमेटी का अध्यक्ष बनता था और अपने जो काम बड़ी कुशलता से करता था। ये एक इंस्क्रिप्शन मिला है कैसे, जिसमें ये सारा लिखा हुआ कैसे कैसे काम करती थी इस सभा। तो इसमें ये बातें लिखी गई कौन कौन उस सभा का में इंक्लूड मेंबर बन सकता था। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर, वो किसी लैंड के ओनर होने चाहिए। जैसे कि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, तो वही जो ब्राह्मण है जिसको भूमि दान में मिली वो उसका मेंबर बन सकता था। उनके अपने घर होने चाहिए, उनकी 35 से 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, उनको वेदास की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर्स, प्रशासनिक कार्यों की उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। और कोई भी ऐसा मेंबर है जो इस कमेटी का 3 साल पहले भी इसका मेंबर था, तो वो अब इसका मेंबर नहीं बन सकता। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन सवाल इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द किंग के बारे में ये हमें बताते हैं। एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम द पेरियम पूर्णम 12th सेंचुरी तमिल वर्क विच इन्फॉर्म्स अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ये एक आम इंसान की जो ज़िंदगी के बारे में ये बताने वाला है कि इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। जो यहाँ पे लिखा है जो पुलियाज है, नेम यूज फॉर सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मण्स एंड वेलास। तो इसमें कुछ खास नहीं समझाया गया। जो कॉमन जो लाइफ थी उस टाइम की उसके बारे में ये बताया गया, कुछ औरतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, लिटिल चिकन्स मूव्ड आउट इन द ग्रुप से, मतलब जो वहाँ पे उस टाइम का देखा हाल, जो आपको देखा हाल तक इस चीज़ का वो ये बताया गया। इट इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी। इन चाइना एन एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश अंडर द टैंग डायनेस्टी विच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट 300 years फ्रॉम द 7th to the 10th centuries. Its capital Xi'an was one of the largest cities in the world, visited by Turks, Iranians, Indians, Japanese and कोरियंस। तो जो चाइना है, चाइना में टैंग साम्राज्य के अंदर क्या हुआ है कि एम्पायर की स्थापना हुई जो अराउंड 300 ईयर्स तक क्या रहा, सत्ता में रहा, 7 से 10 सेंचुरी तक। इसकी जो राजधानी थी वो थी जियन एंड वॉज वन ऑफ द, ये सबसे बड़ी जो सिटीज़ में आती है दुनिया की, जहाँ पे जो तुर्कीज है, ईरानियन, इंडियन, जापानीज जो स्टूडेंट है वहाँ पे वो या लोग वहाँ पे आते थे। जो टैंग एम्पायर था वो एडमिनिस्ट्रेट कौन करता था उसको, बाय ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा के थ्रू जो थी उस परीक्षा में जो सबसे अच्छे अंक लाता था या फिर जो मतलब कुछ क्राइटेरिया होता था उस एग्जामिनेशन का, उसमें जो सफलता हासिल करता था वही टैंग एम्पायर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको संभालता था। विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश्ड टू अपीयर फॉर इट। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन इन प्लेस विद सम चेंजेस। ये सिस्टम ऐसे ही चलता गया टिल 1911 के तक। इन वट वेज वॉज सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रेवलेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये सिस्टम कैसे अलग था, सिस्टम अलग इसे ऐसे था इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कि टैंग एम्पायर में एक सिंपली एक परीक्षा होती थी और अदरवाइज जो इंडियन सिस्टम था उसमें उत्तराधिकार सिस्टम यहाँ पे चलता था कि उसका बेटा फिर उसका बेटा ऐसे किंग बनते थे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी झलक आपको टैंग डायनेस्टी के बारे में दी गई। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जिसके बारे में हम पहले ही हम कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, सो रीड आउट द चैप्टर थोरोली एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स।